अच्छा, क्लास रिकॉर्ड कौन करेगा? चलो, आप में से कोई ऑलरेडी कर रहा है तो पहले इसको कर ले ताकि बाकियों को शेयर कर दें। बस हम 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी। अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। अह, चलें, बाकी लोग भी साथ ही आज थोड़ा हम स्ट्रेटजी अपनी चेंज करेंगे। अह, हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें आज का जो है अह, वो मेरा ख्याल है वो था लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमेन। यही था ना? यस सर, यही था। अच्छा जी अब्दुल्ला, इसको कैसे डाइसेक्ट करेंगे आप? जल्दी जरा। सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद एक एक्सपोजिटरी पैराग्राफ है, उसमें ये लिखूंगा कि व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट डज इट मीन टू बिकम ह्यूमेन। और उसमें ह्यूमन बीइंग की फिलोसॉफिकल जो डेफिनेशन है थोड़ी सी, उसके बारे में बात करूंगा। कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में पैदा होता है, और उसका सोसाइटी के साथ एक ताल्लुक होता है। और इस रिलेशन के थ्रू से जो है वो, चूंकि इंसानों के साथ एंगेज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई ही नीड्स टू बी ह्यूमेन इन ऑर्डर टू लिव इन अ सोसाइटी पीसफुली। इस तरह की इसमें एक तमहीद थोड़ी सी होगी। उसके बाद सर ठीक है, अगला जो। जी सर। बस सही, आगे चले। जी। और सर उसके बाद जो है वो मेन आर्ग्यूमेंट्स का पैराग्राफ आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सर? भी आ रही है। फर्स्ट मेन सेक्शन क्या होगा इस एक्सपोजिशन के बाद? जी सर। और सर एक्सपोजिशन के बाद जो मेन सेक्शन आएगा वो इस बारे में होगा कि हाउ कैन अ ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू बीइंग ह्यूमेन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे कि कौन से वो मेथड्स हैं या कौन सी वो मीन्स हैं जिनके थ्रू वी कैन बिकम ह्यूमेन इन अ सोसाइटी। और उसमें सोशल मीन्स आ जाएंगे, थोड़ी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट इसमें मैं ऐड करूंगा। और इसमें मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वाले सेक्शन के अंदर एक दो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी ऐड करूंगा। और उसके बाद जो है वो सोशल लेवल को करने के बाद पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मीन्स जो हैं, वो किस तरह से इंसान को ह्यूमेन बना सकते हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। और फिर उसके बाद जो सोशल है, ऊपर वाला सेक्शन जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, उसमें एजुकेशन की बात भी मैं करूंगा। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बाद इकोनॉमिक जो सिस्टम है इस वर्ल्ड का, वो किस तरह से इंसानों को ह्यूमन बनाने में अपना रोल अच्छा, प्ले कर सकता है, उसके ऊपर इधर बात इधर करूंगा। इधर इधर थोड़ा सा मैं आपकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि आपको आइडिया है कि एग्जामिनर सबसे पहले जिस चीज को देखता है वो देखता है रेलिवेंस। जी अब सर। ये है कि लाइफ इज अ जर्नी। जर्नी जब स्टार्ट होता है और जर्नी जब एंड होता है, ये दरमियान का एक फेज है। ठीक। जी सर। उस पे आप कंटिन्यू करेंगे तब वो आप पर्पस अचीव कर पाएंगे। पर्पस क्या है? वो हाल ही ने कहा था कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। जी सर, ठीक। बिल्कुल। तो पर्पस क्या है कि एक नॉर्मल होमोसेपियंस उससे, एक ह्यूमन बीइंग से, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफर है वो बड़ा तवील है अगर समझा जाए तो, और उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक, वो ऐसे नहीं हो जाता। क्या क्या करना पड़ता है उस रास्ते में, उस जर्नी में? बेसिकली ये ऐसे इसके ऊपर है। हम इसको ज्यादा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइड जिस तरह हम हर ऐसे में करते हैं वो हम कर देंगे तो फिर ये इतना वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो सबसे जी पहले सर, बिल्कुल। हमने स्ट्राइक करना है वो इसमें इस बात के ऊपर करना है कि बेसिकली ये जो जर्नी है, पहले तो हमने वो प्रूव कर दिया एक पैराग्राफ में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन बनना, अब ये जो बनने का सफर है
उसमें हम क्या क्या करेंगे तो हम ह्यूमन समझे जाएंगे। ठीक, तो पहला सेक्शन हमारा इसके ऊपर होगा कि ये जर्नी बेसिकली है क्या, ह्यूमनिज्म का जर्नी, बीइंग ह्यूमन का जर्नी, ये है क्या, व्हाट डज इट मीन। तो इसके ऊपर मुझे सिर्फ 2 आर्गुमेंट्स आप दें जो आपकी तरफ से होंगे, अब्दुल्ला की तरफ से। अभी आप लोग सोचना शुरू कर दें, आउटलाइन साथ साथ बनेगी। ठीक, 2 आर्गुमेंट्स अब्दुल्ला देगा, एक आर्गुमेंट इरम सलीम देगी, और एक अवैस खान देगा। ठीक, एक हसन मलिक देगा, एक इम्तियाज अहमद देगा। ये 8 आर्गुमेंट इसमें होने चाहिए। ये जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन, इसके ऊपर। जी अब्दुल्ला, साथ साथ लिखते जाइएगा, जो अब्दुल्ला आर्गुमेंट दे वो आप लिखते जाएं, आउटलाइन आपकी साथ साथ बनेगी। जी सर, चूंकि सर अब आपने बताया कि ये वो जर्नी है जिसमें हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे करने के बाद हमें ह्यूमेन समझा जाएगा, तो इस पर्सपेक्टिव से सर जो पहला आर्ग्यूमेंट मेरे जहन में आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि बाय एस्टैब्लिशिंग social relations on the basis of um, um, by establishing social relations on the basis of just principles and brotherhood. इसके अंदर ये एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, और उसके इसके जो एविडेंस के अंदर जो है वो रसल की आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है कि जो बीइंग ह्यूमेन है वो एक यूटोपियन आइडिया है, लेकिन इन द परसूट ऑफ दैट यूटोपियन आइडिया हम अगर कोशिश करें तो हम अपने जो मॉरल्स हैं या अपने जो सोशल रिलेशंस हैं उन्हें जस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर उनकी बुनियाद रख सकते हैं। और जस्ट प्रिंसिपल से मुराद इस आर्ग्यूमेंट में ये है कि हम विदाउट एनी बायसेस, रेशियल बायस, रिलीजियस बायस या किसी और बायस के बगैर दूसरे इंसानों से ताल्लुकात रखें, तो ये जस्ट सोशल रिलेशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से वी कैन बी कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग्स। तो ये इसमें एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो एक सोसाइटी में जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमंस की वो तब ह्यूमेन हो सकती है जब उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। तो जो एक्सप्लॉयटेशन है हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, वो चाहे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है या सोशल है, ये इन दोनों स्फीयर्स के अंदर उसे मिनिमाइज करना चाहिए। तो वी कैन बी कंसिडर्ड ह्यूमेन व्हेन आवर सोसाइटी इज लेस एक्सप्लॉयटेटिव ऑफ। इधर जरा रुके। अच्छा, बात ये आप सब लोगों के लिए एक चीज जो मैं आपको मेरी तरफ से, आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनर को तलाश होती है कि सबसे साउंड और सबसे रेलिवेंट आर्गुमेंट्स बिल्कुल स्टार्ट में है। ठीक, क्योंकि बहुत कम केसेस में एग्जामिनर आपका को पूरा पेपर पढ़ते हैं। आपको शुरू में ही बड़ा साउंड फुटिंग पे होना चाहिए। अब इसमें, और वो तब आप होंगे जब आप जरा जंप नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आपको मैंने सोचने का इतना मौका नहीं दिया। टॉपिक मैंने पहले से दिया हुआ था, मुझे था कि आप सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया हो। देखें, जब आप टॉपिक को हिट करते हैं तो आपने उस ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रोसेस में यही तो आइडेंटिफाई करना है कि बात बेसिकली शुरू कहाँ से होती है। हमने एजुकेशन का पहला जो टॉपिक किया था, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें हमने पॉवर्टी का जिक्र सबसे पहले क्यों किया था? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला आज भी पॉवर्टी था, कल भी पॉवर्टी था। ठीक, और यही रहेगा। ये अल्लाह के नबी ने कहा हुआ है कि ये इट इज मदर ऑफ ऑल इवल्स। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो अब जब हम इसकी बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, बीइंग ह्यूमन की, ह्यूमनिज्म की, तो बात शुरू यहाँ से होती है कि ये जो होमो सेपियन है इसको दूसरों से मतलब मुमताज किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है। तो उसकी कुछ रीजन है। एक रीजन तो चलें ये है, वो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, अशरफुल मखलूकात वाली वो बात। बट हम ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव में जब ये लेना, तो वो चीज ये है कि जब आप ह्यूमन बीइंग हैं तो इट मींस यू ऑल आर क्रिएशन ऑफ वन गॉड,
ठीक, आप उस सब के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड और यूनिवर्सल इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमनिज्म, इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। आपका रिलीजन कोई भी हो सकता है, आपका सेक्ट कोई भी हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन ह्यूमनिज्म को प्रमोट करने की जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट वन, वो यही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वलिटी आप सब में। तब यहाँ से ये बात शुरू यहाँ से होती है। तो मेरा ख्याल है जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो, या फर्स्ट जो स्टेप है इस जर्नी का, वो पहले इस हकीकत का इदराक है या अंडरस्टैंडिंग है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, और जब वो इक्वल हैं तो फिर उनका इक्वल ट्रीटमेंट, इसकी एक्सेप्टेंस, ये जरूरी है। तो बात शुरू यहाँ से होनी चाहिए। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। अब इसके बाद एक आर्गुमेंट हमारा ये हो गया, ये आप लोग लिख लें। दूसरा आर्गुमेंट अब्दुल्ला बताएं, और आप क्या क्या करेंगे फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इस हकीकत का इदराक हो गया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इसके बाद जी सर, इसके बाद जो आर्ग्यूमेंट मेरे जहन में आ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि दूसरों के साथ ब्रदरहुड इस्टेब्लिश करने के बाद इंसान की जो अपने अपने एक्शंस हैं, या अपनी जो उसकी एक सोसाइटी में या इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्टेंस है, वो कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ रूल्स बाय रूल्स चलनी चाहिए। वो इट शुडंट बी गवर्न्ड बाय हॉब्सियन प्रिंसिपल के जिसका जो दिलाया आपने वो कर दिया है। सो जो बीइंग ह्यूमन है, दैट प्रोसेस डिमांड्स अ ह्यूमन बीइंग टू बी अ रूल गवर्न सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट सर मेरे जहन में आ रहा था। अच्छा जी, चलें जी, इरम सलीम, अब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम, अपने हिस्से का एक आर्गुमेंट दें। सर मैं आर्गुमेंट ज़रूर बता दूं, लेकिन अभी तक मुझे ये जो आपने बताया है हेडर, उसकी सही समझ नहीं आई है। हमारा फर्स्ट जो मेन सेक्शन है, पहले हमने बेसिकली हमने एक्सपोज कर दिया टॉपिक को कि व्हाट इज द जी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। अब जी, जाहिर है ये समझ। ये एक स्टेज है ह्यूमन बीइंग की, और एक फाइनल स्टेज है ह्यूमन की। ठीक, यहाँ से वहां तक जाने का एक रास्ता है, तो उस रास्ता वो क्या है, वो हमारा दूसरा इसके बाद वाला सेक्शन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग से, या जर्नी जो है। ट्रांसफॉर्मेशन के फैक्टर्स हमें बताने होंगे इसमें। हाँ जी, हम्म, ठीक है सर। एक तो जैसे इन्होंने बताया है, दूसरा ये भी हो सकता है सर, अभी जो आपने यूनिवर्सल ब्रदरहुड इक्वालिटी की बात की है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एंड नेचुरल ट्रूथ। ये तो हो गया ना, आप अपनी तरफ से दें। जी सर, एक ये भी है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सफरिंग्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स, कि मतलब हमें उनका हम देखते हैं कि सफरिंग है दुनिया में या पॉवर्टी है, तो हम एक कॉमन गोल या एक कॉमन काज जो है ना, उसको अपना एक एजेंडा बना लेते हैं, या एक वो, और उसके लिए हम मिल के कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं। तो सोसाइटी एक इंडिविजुअल से तो नहीं चलेगी, एक कलेक्टिव एफर्ट हमें चाहिए होगी। तो इस सेंस में अगर हम चलें जी, ये इरम का आर्गुमेंट लिख लें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स, क्योंकि जब तक आप दूसरों की मिसफॉर्च्यून्स और सफरिंग्स उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनको ओन नहीं करते, तब तक आप ह्यूमन नहीं हो सकते। ठीक जी, डॉक्टर मायरा। सर। वसलाम, डॉक्टर साहब आपका क्या आर्गुमेंट होगा? सर।
जी वसलाम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, आपका क्या आर्गुमेंट होगा? सर डूइंग अवे विद इन्फ्लिक्टिंग एनी पेन टू अदर्स। अच्छा, यानी कि अवॉइडिंग इन्फ्लिक्टिंग पेन्स टू ह्यूमन बीइंग्स। जी जो दर्द दिल है, ये इंसानियत का जो आप कहते हैं, वो होना चाहिए कि आप दूसरों को पेन इन्फ्लिक्ट ना करें। यस सर। जो बुद्धा का डॉक्ट्राइन था मेन। ठीक, इसके ऊपर आप जब पैराग्राफ लिखेंगी तो एग्जाम्पल क्या देंगी? सर केस इन पॉइंट्स मैंने अभी ऐड नहीं किए, अभी माइंड में। अच्छा, नहीं वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे केस इन पॉइंट्स हो सकते हैं ना। हम हम किसी भी हालोकास्ट ऑपरेशन एग्जांपल दे सकते हैं। हालोकास्ट चैम्बर्स, गैस चैम्बर्स, ये बकाया तौर पे इन्वेंट किए गए थे। ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी पीक पे थी, ये इन्वेंट किए गए थे कि सफरिंग्स इन्फ्लिक्ट की जा सके, पेन इन्फ्लिक्ट किया जा सके। राइट। अच्छा जी, निशान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। निशान, 3 आर्गुमेंट हमारे हो गए, क्या थे जी तीनों? सर उसमें एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी, सेकंड वन बीइंग अंडरस्टैंडिंग अदर्स मिसफॉर्चून्स एंड सफरिंग्स, और तीसरा जहाँ तक मैं समझाऊँ वो एक ये जो डॉक्ट्रिन है कोट एंड कोट के डू नो हार्म टू अदर्स, मतलब ये तो ठीक है। अच्छा अच्छा सर इसमें चौथा ये आपकी है तरफ से। जी सर इसमें एक तो एक छोटी सी चीज़ एक्सपोजिशन में कि ये जो ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में जो डिफरेंस है, ह्यूमन बीइंग हाँ, उसका एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये इट ऐसे इज ही अ स्पीशीज ऑफ वन ऑफ मेनी स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जबकि जो ऐसे ही है। बीइंग का जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो मोरल कंस्ट्रक्ट है, एथिकल एक आइडिया है बिल्कुल कि इस एक स्पीशी को जो कि वन अमंग मेनी अदर स्पीशीज, इसको हमने कैसे वहां तक लेके जाना है जो अशरफुल मखलूकात है। अच्छा उसमें ऐसे सर ही जो है। मुझे समझ आ रही है वो जो मैंने कि इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू बीइंग ह्यूमन, नंबर वन बीइंग कंपैशन टुवर्ड्स अदर्स, हाँ, सेकंड वन एम्पैथी, फीलिंग अदर्स पेन्स, थर्ड वन हम्म, इज altruistic attitude instead of हम्म, selfish behavior, हम्म, और सर इक्वालिटी, नो prejudices on the basis of caste color, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ये चीजें हम्म। मेरे जहन में आती हैं सर। चलें, और सर आपने ये एक आर्गुमेंट की बजाय 2-3 आर्गुमेंट ऐड कर दिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। लिंक्ड है जी सर। इक्वालिटी वाली तो बात हम पहले कर चुके हैं, एम्पैथी वाली भी हम कर चुके हैं, चले हमने उसको और अंदाज में की। ठीक, नो हार्म्स टू अदर्स और कंपैशन, चार्टर ऑफ कंपैशन कभी पढ़िएगा, इसकी कैरन आर्मस्ट्रांग, छोटी सी बुक ओके है, सर। 95 रुपीज की मिलती है। तो अच्छा, अभी आप ऐड क्या करेंगे? पहले 3 आर्गुमेंट्स में मैं ये 2 मेन आर्गुमेंट जो आप ऐड करेंगे। सर अगर आप उनको काउंट कर रहे हैं कि ये कंपैशन एम्पैथी हो गया है, तो मैं जो ये ऐड करूंगा वो यही है, अल्ट्रुइस्टिक एटीट्यूड, हम्म, जो उसको मेन बनाता है। अगर आप मदर टेरेसा केस इन पॉइंट, ये अब्दुल सारिदी साहब, ही इज अ केस इन हम्म, पॉइंट कि अल्ट्रुइस्टिक मतलब जाते जाते वो उन्होंने अपने इवन कॉर्नियाज भी डोनेट कर दिए थे। तो ये वो चीज़ है जो इंसान एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमेन बनाती है। दैट्स माय आर्गुमेंट। ठीक हो गया। चले, हसन मलिक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाह, जी 5 हो गए, छठा ऐड करें। जी सर मैंने ये ऐड किया है इसमें, जब सबसे पहले यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इक्वालिटी आ गई, उसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड भी आ गया, और मैं इसके बाद ऐड करना चाहूँगा कि उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द दुनिया है
थी। इसमें मैंने केस इन पॉइंट दिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कि दुनिया ने एक लंबा सफर तय किया है, ठीक है, मतलब इंसान तो वो थे लेकिन उनको बीइंग ह्यूमन बनने के लिए काफ़ी लंबा अर्सा लगा, जिसमें उन्होंने उस दरमियान उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी और बहुत सारा जो है वो खून खराबा हुआ, लेकिन उन्होंने एक लंबा एक सफ़र तय किया इस दुनिया की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो आपका फिर एग्जैक्टली आर्गुमेंट क्या हुआ? सर मेरा एग्जैक्टली है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। चले जी इरम अब्बास, आपको आवाज आ रही है? जी सर। अपना हिस्सा आप बोलो। आई थिंक कि ये आर्गुमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा कि बीइंग ह्यूमन जो है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। वी आर बोर्न, उसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन जो बीइंग ह्यूमन वाली जर्नी है वो टोटली वॉलंटरी जर्नी है। वी हैव टू मेक सर्टेन चॉइसेस इन लाइफ टू रीच दैट लेवल। जो आपने कहा ना कि वो जर्नी है, लाइक बर्थ से डेथ तक के बीच में हम जो चॉइसेस मतलब चूज कर लेते हैं जो चीजें कि हम ये करेंगे, तो आई थिंक उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो हमारे राइट्स हैं उनके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें सोसाइटी क्या दे रही है और उसकी रिटर्न में हमें उसको क्या देना। आई थिंक दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द होल स्पिरिट ऑफ द जर्नी। ठीक, तो अभी आपका मेन आर्गुमेंट नंबर 7 क्या होगा, ये ज़हन में रखिएगा। अभी मैंने किसी एक से सुने भी हैं जो अभी तक 6 हो चुके हैं। सर मेरा आर्गुमेंट ये होगा कि वी शुड एक्सेप्ट व्हाट इज गिवन टू अस एंड देन वी शुड प्ले आवर पार्ट। वी शुड बी held responsible for the choices we make and for what we do in the society. So our rights as well as our responsibilities. ठीक हो गया जी। साद गुराया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। साद आप सर बताएं। ये 8वां हमारा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि हमें जो हमारा इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मतलब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका ये केस इन पॉइंट मैं इसका मतलब है आप इसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी तक नहीं रखेंगे, इसमें सारी मखलूकात आ जाएंगी, उनकी तरफ जी भी सर, आप जो बैठ अदर के। लिवेबल ऑर्गेनिज्म है ना, उनका भी तो हक है ना इस प्लेनेट में। ठीक हो गया, सही है। और इस पे आप कोई एग्जांपल कोड क्या देंगे? सर इस पे हम वर्ल्ड वाइड फंड जो इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्ट या एनिमल्स की प्रोटेक्शन की तरफ जो काम कर रहा है उसकी एग्जांपल दे देंगे, या क्लाइमेट चेंज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं अच्छा उसका ठीक भी हो हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं डिफरेंट एनिमल्स के लिए उसकी हम मिसाल दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। जुनैरा डोगर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। जरा सबको जी सर। बताएं कि हमने क्या डिस्कस किया है। हमारा अभी तक जो हमने हमारे जी सर। सेक्शन बने, जो ये जो जी हमारा सर, अभी मेन बता। सेक्शन था। जी सर। सर इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। तो ऑब्वियसली अब इसमें एक जर्नी है, तो हमने मतलब एक जो हमें एक गिवन एस्पेक्ट था लाइफ का कि हम बस इंसान पैदा हो गए। अब उससे हमने जो बनना है, बीइंग ह्यूमन बनना है हमने जो, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो इसमें डिस्कस हो रही है ना सर। तो इसमें हम इसका जो पहला सेक्शन होगा ना उस हिसाब से ये होगा कि व्हाट एक्शंस या ट्रांसफॉर्मेशंस आर नीडेड टू बिकम ह्यूमन।
सर इसमें फिर हमने ये डिफरेंट आर्गुमेंट्स डिस्कस किए कि जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इक्वालिटी, और उसके बाद हमें दूसरों की जो सफरिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स है उनको भी कंसिडर करना चाहिए, मतलब इसमें वो एम्पैथी वाला फैक्टर आ जाएगा। और उसके अलावा सर इसमें ये है कि हमें एटलीस्ट अगर दूसरों की सफरिंग्स को मतलब उनको कुछ एलिवेट नहीं कर सकते, तो हम एटलीस्ट उनके ऊपर जो डिफरेंट पेन्स या डिफरेंट जो हार्डशिप्स है ना वो इन्फ्लिक्ट ना करें, वो आ जाएगा। चलिए, और उसके बाद आर्टिस्टिक एटीट्यूड हमें सबको अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि हम, और इसी तरह सर, और मैं इसमें इनफैक्ट ऐड करना चाहूंगी और शायद आपसे पूछना भी चाहूंगी कि हमें इसमें एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है वो नहीं कंसिडर करना चाहिए कि हमें जो मसेज हैं उनको एजुकेट करने के तरफ भी मतलब जाना चाहिए, सो दैट के मतलब जो वो एक ये जर्नी है बीइंग डाल ह्यूमन सकती हैं। वाली मेरा वो। ख्याल है ये जो सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ये जी वो जो होलिस्टिक एजुकेशन है उसी का पार्ट है ये। जी ठीक है। सर, लेकिन जो इनमें काफी चीजें, मतलब ये जो आर्गुमेंट्स है इनमें काफी चीजें इस तरह है कि थोड़ा मिक्स मिक्स है, मतलब थोड़ा सेम सेम तो लग वो रही है कुछ अल्लाह कुछ। के नबी की एक हदीस है ना कि मुझे जी तुम लोगों के अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। जी ठीक है, बिल्कुल सर। मुकर्रम अखलाक। तो ये बेसिकली जो जर्नी है ये वही है। ठीक, जी सर। इसकी तकमील के लिए। तो जी बिल्कुल। ठीक है, ये सारे आर्गुमेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। वो जो चीज आप कह रही हैं वो जी हम जी क्या करना चाहिए सजेशन में हम दे देंगे। ठीक है अच्छा जी, सर। तूबा खालिद। थैंक यू। तूबा खालिद। जी सर। तूबा, हमने हमारा टॉपिक था लाइफ इज। अब इसमें हमें पता चलना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ। यस सर। आल्दो हमने वो टॉपिक नहीं लिखना। लाइफ इज अ लॉन्ग, इट इज नॉट अ स्मॉल जर्नी, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। ठीक। यस। जर्नी मीन उसके बहुत से स्टेप्स हैं, उसे एक पूरा प्रोसेस है एक। ठीक। ये ऐसा नहीं है कि ये एक सेकंड में तय हो जाएगा। द वेरी वर्ड जर्नी जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये एक प्रोसेस है। अ जी सर। लॉन्ग प्रोसेस जर्नी फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग टू बीइंग ह्यूमन। जी सर। तो अब हमने बता दिया कि बेसिकली ये डिफरेंस है क्या, और उसमें वन हेल्दी पैराग्राफ में हमने टॉपिक को एक्सपोज कर दिया। आल्दो उसकी अच्छी खासी एक्सपोजिशन इंट्रो में भी हो चुकी होगी। अब हमने नेक्स्ट सेक्शन में बता दिया कि these are the things, these are the steps, these are the factors बेसिकली जो रिक्वायर्ड हैं इन दिस जर्नी फ्रॉम गोइंग और फ्रॉम दिस स्टेज टू दैट फाइनल स्टेज। जी क्योंकि सर। हमारा अल्टीमेट जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमेन बनना ही है। जो मैंने स्टार्ट में बात की, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। तो अल्लामा इकबाल का हम एक पढ़ते होते थे बचपन में, हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक। जी सर। तो आज दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, और वो लोग जिनका कोई मतलब रिलीजन नहीं भी है, जो एथियस्ट हैं, जो एग्नोस्टिक्स हैं, वो भी ह्यूमनिज्म के ऊपर उनका बिलीफ है। ठीक। ह्यूमनिज्म को जिंदगी से निकाल दें, जिंदगी मीनिंगलेस हो जाती। ठीक। तो अब ये हमने सारा हमें पता चल गया। और ये ज़हन में रखिएगा कि इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आर्गुमेंट्स इतने ज्यादा हो सकते हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे बहुत कुछ आ सकता है। बट और हर एक ने इसमें डिफरेंट लिखा है। बट बात वही है कि ये जो 8-10 मेन चीजें हैं यही काफी हैं। तो अब ये हमने बता दिया कि दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द थिंग्स। अब ऐसा हो क्यों नहीं पाया? हम जानते भी हैं कि इसके लिए ये कुछ दरकार है। जो हमारे सफर है वो ये चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस मेराज तक पहुंचते हैं। और इंसान में इंसानियत का बड़ा फुकदान है। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंट की अपनी एक स्पीक के ऊपर पहुंचकर आप देखें क्या हो रहा है दुनिया में, क्या जी नजर सर। आ रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि इसके बाद हमारा सेक्शन
ये होना चाहिए that what went wrong in this universe के ये from human being to being humane जो है वो जर्नी most of the world वो नहीं कर सकी। जी सर, पहले तो मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि मीटिंग टाइम जो है वो रिमेनिंग टाइम आ रहा है 1 मिनट और कुछ 3 सेकंड, तो मे भी इसके बाद ये एंड हो जाए। तो बाकी ये चीज ऐड करना चाहूंगी। जी सर, चले हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे मीटिंग आज। सर मैं एक दो ये दिन हमें गुजारा करना पड़ेगा इस तरह। आप बताएं, आप हम 8 मिनट में ये टॉपिक कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। सर, आपने जैसे कहा कि वो पॉइंट ऐड करना चाहिए कि क्या चैलेंजेस हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो जैसे अगर आप कह रहे हैं तो मे बी वो पॉइंट पहले आ जाए, लेकिन मेरे नजदीक पहले अगर हम इसको ऐड कर लें कि व्हाट कैन वी डू टू इनकलकेट द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, और उसके बाद अगर चैलेंजेस ऐड कर लें तो वो मेरे नजदीक ऐसा था। वो लॉजिकल नहीं ना रहेगा, वो लॉजिकल ठीक इस है। वजह से नहीं रहेगा कि आप पहले ये तो बताएं कि मसले क्या हैं, फिर बताएं कि ये करें तो ये रिजॉल्व हो सकते हैं। जी जी सर। सर अगर मसले देखें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज जो है, हम लोग हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी डिजायर थी कि जो सबसे बड़ी चीज है और जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि दूसरों की मतलब अपनी डिजायर को हम लोग प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और उसके बिना पे अगर हमें किसी और का कोई नुकसान भी करना पड़े तो वो जो है हम लोग करते हैं। दूसरा, हम लोग की जो ग्रीडी नेचर है, मतलब अगर आप देखें तो अभी जितनी भी बुराइयां या जो कोई भी चीज है वो हमारी इस ग्रीडी नेचर की वजह से है। फिर ये कि हम लोग दूसरों की नीड से अपने बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वेल्थ को गैदर करना और उसी को ही अपना मकसद हयात समझ लेना। जैसा कि एक शेर में भी है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करूं बयां। तो जो इबादत है उसके लिए तो फरिश्ते भी काफी थे, वो उस मकसद इबादत नहीं था, मकसद था कि इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझ सके और उसको अपना जो जैसे आपने कहा कि ह्यूमन बनने में जो है बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो वो यही अपनी अपने से बढ़ के अगर जब दूसरों को देखता है तो वो उस लेवल पे जा सकता है, उससे पहले कभी भी नहीं जा सकता। और फिर यही वजह है कि इस लेवल पे बहुत कम लोग जाते हैं कि उन लोगों को मेरे ख्याल में मकसद हयात की समझ नहीं आती, या उनके नजदीक वेल्थ और अपनी डिजायर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एज कंपेयर टू बाकी लोगों के। तो यही रीजन है मेरे नजदीक। चलें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो आपने इन्होंने जो शेर ऐड किया है, आप इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एज अ केस इन पॉइंट दे सकते हैं। इट इज रेलेवेंट। अच्छा जी, मून चीमा, मून चीमा यार, ये अपने बाकी लोग तो माइक ऑफ कर दें, मतलब आपको तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सर एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, अगर काइंडली इजाजत हो तो। जी करें सर। सबसे पहले आपने वो कहा ना कि हमारा जो है ना होना चाहिए, पहला पॉइंट जो आपने ब्रदरहुड का बताया सर पिछले सेक्शन में, उसके साथ सर आजकल जो फिर मसला चल रहा है ना अपना दुनिया में, वो डाइवर्सिटी को हम ना एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम अपनी जो है ना अपनी सिविलाइजेशन दूसरों पे इम्पोज, जैसे कि हम हंटिंगटन ने कहा था कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा था, तो वो हम किसी पॉइंट दे के हम ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो है ना हम जो है ना डाइवर्सिटी शुड बी गिवन एक्सेप्टेंस टू मफल अप द क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। वो ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला आजकल ये चल रहा है। तो ब्रदरहुड के बाद आपका पहला पॉइंट ये हो, और सेकंड पॉइंट जो है ना ये डाइवर्सिटी वाला होना चाहिए कि किस वजह से जो ब्रदरहुड ये सर हो रहा है। सही है, सही है, सही है। सर एक्सक्यूज मी। जी बोले जी। मून, आपका आर्गुमेंट क्या होगा? हमारे जो थर्ड सेक्शन है उसका एक तो तूबा ने हमें कहा कि सेल्फिशनेस, ग्रीडी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इविल्स इन द वर्ल्ड।
जी सर। आप क्या कहेंगे? सर वायलेंट नेचर ऑफ मैन एंड लस्ट फॉर पावर। ये सिर्फ मैन होगा या वुमन भी होगी? ओवरऑल। अच्छा, मैंने कहा आप सिर्फ हमें ही रगड़ रही हैं। नहीं सर। अच्छा, वायलेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यस सर। ठीक। सर एक्सक्यूज मी। जी सर कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करूं इफ यू अलाउ मी। जी विनोद बोले। जी सर, सबसे सर पहला पॉइंट होना चाहिए रेशियल और रिलीजियस प्योरिटी। इट इज द बेसिक bone of contention in the path of being human for a man। ठीक सर, जिसकी जो ठीक है। मतलब सर बेसिक वजह है सर हेट्रेड की टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अदर सेक्ट्स, एथनिसिटी, रेसेस और रिलीजन्स। ठीक सर। और सर ठीक है। उसके बाद सर सेकंड पॉइंट सर जो मैंने लिखा है वो है सर प्राइड ऑफ वेल्थ। ठीक सर, ठीक। because when somebody get proud of his wealth, he begins to hate or consider others inferior to himself। ठीक सर। ठीक। और सर तीसरा पॉइंट सर जो मैंने नोट डाउन किया है सर वो है अनब्रिडल्ड recourse to materialism। क्योंकि सर हम जितना भी स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जाएंगे हम उतने ही बेहस होते जाएंगे सर। ठीक है ना सर, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर इफ वी वांट टू हैव अ ह्यूमन नेचर। ठीक सर। ठीक। और सर जो लास्ट पॉइंट सर जो मैंने नोट किया है वो सर है इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अदर्स, बेहसी। बिल्कुल ठीक। चलें। अच्छा जी, सुंबल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सुंबल आप बताइए। सर इसमें मैं जो एक पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूँगी वो एजुकेशन का करना चाहूँगी कि हमारी एजुकेशन को इस तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया गया है कि लोगों में ह्यूमनिज्म ही खत्म हो गया है। वो जो चीज़ एक एलिमेंट आना चाहिए एजुकेशन में वो नहीं रहा है। और सेकंड सर मैं रिलीजन का डालूंगी कि डिस्टॉर्ट कर दिया रिलीजियस वर्जन, किस चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो ह्यूमनिज्म को प्रमोट करता है लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया है। हम्म, ठीक हो गया। चैलेंजेस तो इसमें अब इतने ज्यादा आ सकते हैं। बहरहाल ठीक है, ये हमारी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। हमने जी जी अब्दुल्ला। सर मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाह रहा था, बल्कि पूछने जा रहा था कि जैसे हमने शुरू से ही पहली क्लास जब हमने ली थी इस सेशन में ही, तो आपने बताया था कि जो जब भी किसी ऐसे की डायरेक्शन लेनी है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो आपके जहन में हो। तो अगर जब हमने इस ऐसे कोई ब्रेक डाउन करना है तो जिन इंसानों को हम ह्यूमेन कहते हैं या जिस लिटरेचर को हम ह्यूमेन कहते हैं जिसमें जिन अशार की बात की गई वो भी आ सकते हैं, तो अगर इसे ब्रेक डाउन करते हुए वो एविडेंस हमारे जहन में हो तो आई थिंक it will become easier for us to understand कि what is a humane person in the world। मैं ये डायरेक्शन कंफर्म करना चाह रहा था कि जब भी ऐसे को ब्रेक डाउन करें तो एविडेंस की बुनियाद पे आर्ग्यूमेंट बनाएं तो ये ज्यादा बेहतर अप्रोच नहीं रहेगी। अगर इसमें थोड़ी सी तस्दीक कर दी। देखें, ये चीजें पैरेलल चलती हैं। जो आपका मैंने आपको अगर शुरू की 2-3 क्लासेस आप थोड़ा दोबारा उनके रिकॉर्ड लेक्चर सुने, मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका जो आउटलाइन का स्ट्रक्चर है और ये ऐसे का स्ट्रक्चर है, इट इज बेस्ड ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट। बट थीसिस स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्शन और आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप वहां पे बैठते हैं, सोचते हैं, जब वो सोचते हैं तो बेसिकली क्या सोचते हैं? हमने वो टॉपिक ही सिलेक्ट इस वजह से किया था, अगर आपको याद हो, कि क्या हमारे पास इसके ऊपर क्लैरिटी ऑफ माइंड है? क्या हम इसको पूरी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं वर्ड टू वर्ड, जिस तरह मैंने अभी तुबा को वर्ड टू वर्ड टॉपिक प्रेजेंट किया, तो वो भी कर दिया। अच्छा, अब क्या हमारे पास इसके ऊपर क्लिंचिंग आर्गुमेंट्स और एविडेंस है? तो ये तो बेसिक कंडीशन है। जब हमने ये टॉपिक लिया तो हमारे पास ये चीजें थी। तो अब आप करते क्या, आप रफ पेज पे जाते हैं और आप ये चीजें लिखते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर मेरे पास ये एग्जांपल्स हैं, ये मेरे पास रेफरेंसेस हैं, ये मेरे पास इसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। आप ब्रीफली एक एक वर्ड में वो लिख देते हैं कि ये मेरे पास है।
अब आपने उन सारी चीजों को अरेंज करना है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपको टॉपिक ही वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपके पास आर्गुमेंट के साथ साथ ये चीजें भी अवेलेबल हों। क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू। सर आपके ख्याल में इससे में कोटेशंस कितनी होनी चाहिए? जी नहीं, मैंने वो जो आपको स्टार्ट हमने जो किया था ना, वो मैंने कहा कि ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी जो स्टार्ट होती है ना, वो एक चीज से स्टार्ट होती है। जब आप कभी खुर्शीद अहमद की बुक पढ़े हैं तो इसकी इस्लामी नजरिया हयात, उसमें तौहीद का चैप्टर है। तौहीद के चैप्टर में जब वो इम्पैक्ट्स ऑफ सोसाइटी की बात करता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ तौहीद या वननेस ऑफ गॉड है, तो उसमें वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है। और वो बात क्या है? वो कहता है कि हम सब एक खुदा के बंदे हैं ना, हम मखलूक उसकी हैं। हम गोरे हैं, हम काले हैं, हमारा कोई भी कलर हो सकता है। जैसे अभी किसी ने डाइवर्सिटी की बात की, हमारा कोई भी रिलीजन हो सकता है, हमारा कोई भी अकीदा हो सकता है, कोई भी रेस हो सकती है। इवन इंसानों में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंसेस आप 10,000 डिफरेंसेस इकट्ठे कर लें, लेकिन एक जो है ना, एक चीज वो खत्म नहीं हो सकती। वो क्या है कि हम एक ही खुदा के पैदा किए हैं। तो ये जो हम में सिर्फ ये एक एस्पेक्ट है, वो काफी है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें, हम एक्सेप्ट करें। तो ह्यूमनिज्म की तरफ जो फर्स्ट स्टेप है, अगर यहाँ से आप स्टार्ट करें बात, तो उस सारा जो फलसफा है ह्यूमनिज्म का, उसको अंडरस्टैंड करने में काफी आसानी हो जाती है। ये मैंने बात की थी आपको। Excuse me, sir. सर क्लियर है आपको? मुजीब, आपको बात क्लियर है? हाँ, क्योंकि जब देखे ना आपके ये फला क्रिश्चियन है, मैं नहीं मानता इसको, बस मार दो इसको। फला शिया है, मार दो इसको। फला हिंदू है, मार दो इसको। भाई क्यों? क्या इनका रिलीजन डिफरेंट है इस वजह से आप कह रहे हैं? क्या इनका सेक्ट डिफरेंट है इस वजह से? तो हम ये क्यों ना सोचें कि पैदा करने वाला तो एक है। जब पैदा करने वाला एक है तो मेरा ख्याल है ये एक चीज काफी है इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए। सलाम सर। जी वसलाम सर, लेकिन इसमें जो मेरा भी पॉइंट यही था कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है या जो कार्ल जंग की थ्योरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ ह्यूमन बीइंग सो दैट यू कैन गो ऑन टू बिकम एन ह्यूमन। जो इकबाल का भी कॉन्सेप्ट है खुद से खुद ही तक। तो अगर आप मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से भी अगर वो आइडेंटिफाई करें तो वो ये कहता है कि पहले इंसानों की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स आप पूरी करेंगे, यानी कि आप पहले एक ह्यूमन बीइंग बनेंगे, तभी जाके आपकी जो सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं या सोशल नीड्स हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं या जो आपकी लिबरल जस्टिस की हो गई, ऑर्डर की हो गई, टॉलरेंस की हो गई, डाइवर्सिटी की हो गई, तभी वो पूरी होंगी। तो इसमें हम एक शुरू में हेडर नहीं दे सकते कि व्हाट एग्जैक्टली डज ह्यूमन बीइंग मीन और हाउ इज ह्यूमन बीइंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। वही जो हमने शुरू में टॉपिक को एक्सपोज किया है उसमें ये चीजें आ जाएंगी ना। हम अब हर वर्ड को तो एक्सपोज नहीं कर सकते ना। जब हमारा एक मेन हेल्दी पैराग्राफ आएगा, उसमें जब इसके ऊपर 2-3 सेंटेंस आ जाएंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ठीक, और ह्यूमन क्या है, तो वो उसमें चीज जस्टिफाई हो जाएगी। ओके सर, मतलब कि इसके लिए अलग से कोई आपने हेडर नहीं बनाना, आपने शुरू के ही सेकंड एक्सप्लेनेशन में ही आपने पूरा एक हेल्दी पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देना है। हमने इंट्रो के फौरन बाद बस बना, जब हम इस चीज को लेके चलना शुरू हो जाएंगे ना, तो हम टॉपिक से थोड़ा ड्रिफ्ट कर जाएंगे, डीरेल हो जाएंगे, फोकस हमारा शिफ्ट हो जाएगा स्टार्ट में ही। तो ऐसे ये क्योंकि ह्यूमनिज्म के ऊपर है, तो स्टार्ट में आपका फोकस दूसरी चीज के ऊपर ज्यादा आ जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमने जो शुरू में इस टॉपिक में देखे, हम नॉर्मली बहुत सारे टॉपिक्स में हमने कोई एक्सपोजिशन नहीं दी,
इसमें हमने इसीलिए दी है कि ये जो दो हमारे वेरिएबल्स हैं इसमें ये जस्टिफाई हो जाए स्टार्ट में। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर शुरू में बात सर कनेक्ट हो रही थी तो आप जो कह रहे जुबिया थे कि वो निशान फिर आप निशान 1 मिनट जुबिया को बात कर लेने दें, आपसे पहले बात हुई है। जुबिया बोले। सर सर मैंने ये पूछना था कि सर जब हम पहले ऐसे में ये पॉइंट देंगे कि हाउ कैन वी बी ह्यूमेन, और सेकंड में उसके चैलेंजेस बता के फिर लास्ट में हम वे फॉरवर्ड देते हैं, तो सर फर्स्ट और थर्ड जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो सेम नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं, जो थर्ड है उसमें तो हमने उसमें भी तो ऊपर जो प्रॉब्लम मेंशन किए हैं, जो हाँ प्रॉब्लम जी मेंशन किए हैं वो सिर्फ हम उनकी बात करेंगे। सर, मैंने जब इसको किया था तो मतलब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम जो पहला पॉइंट है उसमें ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन दोनों को एक्सपोज करते हुए बताएं कि मतलब वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अच्छा काम भी किया है और कुछ ने पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन लिया, जैसे मदर टेरेसा और हिटलर को कंपेयर कर लें और इनको बता के फिर बताएं कि ऑब्स्टेकल्स क्या हैं बीइंग ह्यूमन में, और फिर एंड पे चैलेंजेस दे दें, ऐसा नहीं वो वे फॉरवर्ड दे दें। पहली बात तो यह है कि वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन या रेमेडीज हमेशा प्रॉब्लम्स के बाद आनी चाहिए, ठीक जी है? सर, एंड वो पे ही हमारा, बता रही हूँ। हाँ, और जो हमारा ये शुरू वाला पार्ट है ना, ये बेसिकली हमारा एक कह लें कि मेन फिलोसॉफिकल पार्ट है जिसमें हमने ये डिबेट जनरेट करनी है और इसको जस्टिफाई करनी है, और वो जरूरी भी है। ठीक है सर। सर इसमें हम मतलब पूरी जो भी ऐसा, मुझे डिटेल में हम इसमें बहुत जाएंगे। कंफ्यूजन हो रही थी, मतलब जो भी ऐसा टॉपिक होगा, पहला हमारा पॉइंट ये बनेगा कि हमने जो उसकी टर्म्स हैं उनको रिलेट करना है और फिर आगे जाना है। नहीं, ये हर टॉपिक के ऊपर एक नहीं आएगा, हम टॉपिक को प्रॉपर डाइसेक्ट करेंगे और ये डिपेंड करता है कि किस टॉपिक के क्या वेरिएबल्स हैं। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो जरा डिफरेंट है, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो जरा डिफरेंट है। तो बेसिकली डाइसेक्शन जो है टॉपिक की वो बताएगी, और जी फिर सर। आपने ये भी तो देखना है कि टाइम आपके पास जो लिखने का टाइम है वो आपके पास 2 घंटे है। 1 घंटे में आपकी आउटलाइन और इंट्रो होगा, उसके बाद आपके पास 2 घंटे हैं। तो आप कितने को वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाएं, कितने को सेक्शन बनाएं जिनमें आप लिख सकें, तो इतना ही एक रीजनेबल टाइम में लिखा जा सकता है। जी जिशान, लास्ट बात आपकी, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर नहीं, मैं सिर्फ आपसे ना वो सिर्फ ये कह रहा था कि मेरा नेट कनेक्ट हो रहा था जब तो शेयर रिपीट कर दें काइंडली, जो आप कह रहे थे कि हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को कोट कर सकते हैं अपने ऐसे में, वो रिपीट कर दें बस शेयर। दर्द दिल के लिए पैदा किया गया इंसान को, क्या था तुबा? सर वो मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। जी सर, वो ये था, सर मैं बता देती हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम न थे करूं बयां। करूं बयां मीन्स फरिश्ते। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा जी, ये हमारा सर बस सलाम। सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही थी। सर हम इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट नहीं ऐड कर सकते कि जब हम उसको सोशल के साथ, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम ये नहीं डिस्कस कर सकते कि जो इंडिविजुअल लेवल पे हमें चाहिए, सोसाइटी को छोड़ के इंडिविजुअल लेवल को, जैसे कि उसको एक इल्यूमिनेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो उसका जो जर्नी है ह्यूमन बीइंग से ह्यूमेन की तरफ, वो नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा ना, इसमें इतना कुछ ऐड किया जा सकता है ना कि मतलब पूरी किताब हर साल इसके ऊपर 2-4 बुक्स तो लाजमी आती हैं जो फेमस होती हैं। ठीक, अभी एक आई थी मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, फिर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये हर फुटपाथ पे पड़ी होती है आजकल। तो हर कोई अपने तरीके से इसको करता है, बट हम जितना भी रखें ये चीजें हर रिलीजन में सदियों से आ रही हैं, ठीक है। और वो जो 10-12 मेन प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उन्हीं को हिट करें तो हम बड़ा इसके ऊपर एक अच्छा केस बिल्ड कर सकते हैं। सर खैर, नहीं, मतलब इट इज स्टार्टिंग में फाइन। हम इंडिविजुअल को थोड़ा सा लेके तो उस पे थोड़ा सा फोकस करके और फिर हम सोसाइटी की तरफ मूव कर जाएं कि अगर ये सारी चीजें होंगी तब इंसान जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन की तरफ मूव कर सकता है। चलें, आप मुझे करके भेजिएगा ना, फिर मुझे बताइएगा ठीक है। आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रही हैं। अच्छा जी, ये हमारा, अब इसको आज हमने कंक्लूड कर दिया। तो
अगर ये तरीकाकार आपको बेहतर, एक सेकंड भी मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, अगर ये तरीकाकार आपको बेहतर लगा है एक टॉपिक को लेके चलने का, तो मुझे बता दें, हम इस तरह करके कोई एग्जाम तक 40 से 50 टॉपिक्स कर सकते हो। जी सर, बहुत बेहतर है ये, इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है। जी सर सर, बहुत मेरा अच्छी भी बात है। एक तो डेली बेस पे हम जो है वो आउटलाइंस बनाते हैं और डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, मसलन कुछ ऐसे भी दूसरा तरीकाकार, मसलन हम लोग सुबह और स्टडी कर रहे होते हैं, ज्यादा टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन एट द एंड जब रात को क्लास होती है तो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो दूसरों से सुन के वो हम नोट डाउन कर लेते हैं और बहुत सी जो है ना इससे हेल्प मिलती है। और सर सबसे प्रोडक्टिव बात ये है कि जो भी गलती हम इसमें करते हैं वो आपकी मौजूदगी में वो ठीक हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि इस पे बड़ा फोकस और टाइम कंस्ट्रेंट के साथ काम करते हैं। आई थिंक दिस इज मोस्ट प्रोडक्टिव एंड एक्सीलेंट एक्सरसाइज। बस इसके लिए एक चीज जरूरी ये है कि अगर आप पैरासाइट बने रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। मैं टॉपिक क्यों को आपके पहले दे देता हूँ, एक दिन पहले मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके ऊपर सोचें। अब मैंने आपको ये टॉपिक दिया है, तो मैंने यकीन करें लास्ट ईयर भी इससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ किया था, बट मैंने इसके ऊपर आज काफी सोचे, ठीक। और फिर मेरा आल्दो मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, बट मेरे पास इससे रेलिवेंट बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। बट ये है कि उसको फ्रूटफुल ज्यादा तब बनाया जा सकता है, मैं तो अपने हिस्से का अब कर चुका हूँ ना, इसको ज्यादा प्रोडक्टिव तब बनाया जा सकता है कि आप इसके ऊपर पढ़ें, थोड़ा बहुत सोचें। पढ़ने से भी ज्यादा ये मुश्किल चीज नहीं है। आप थोड़ा सा बैठ के ये व्हाट्सएप और फेसबुक को, सोशल मीडिया को आप साइड पे करके करेंगे तो ये बड़ी अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपके पास बहुत सारा एग्जांपल्स के स्टडीज सब कुछ आ जाएगा, ठीक। बात से बात निकलती जाएगी। तो इसलिए इसको प्रोडक्टिव तब ही बनाया जा सकता है जब आपको जिस दिन टॉपिक मिले आप रात तक इसके ऊपर कुछ ना कुछ करके आए, ताकि इसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। सर तो सर एक जी लास्ट जुबैर, बात। सर इसमें एक और चीज आप सारा दिन होता है तो इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि हम ऐसे में जब हम लिखने लगते हैं ना तो सबसे पहले हम थीसिस स्टेटमेंट के बारे में सोचते हैं कि इसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट हम बना लें कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो सर सबसे पहले लेटर जब मैं ऐसे लिखने लगता हूँ सबसे पहले मैं थीसिस स्टेटमेंट जो है ना इसकी सिलेक्ट करता हूँ कि इसमें मैंने प्रूव क्या करना है। तो सर एक चीज ये, और एक सर ओपनिंग लाइन जो होती है ना 3-4, ये जब मैं लिख लेता हूँ मुझे लगता है कि मैंने ऐसे को ना बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड भी कर लिया और मैंने इस पे ना गिरफ्त हासिल कर ली है, क्योंकि मैं ये ओपनिंग लाइंस लिख चुका हूँ। ऐसे की द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ऐसे ओपनिंग लाइंस जो है ना, आपने कहा था इस पे इतना कंसंट्रेट करना है कि आपने अपनी पिछली लाइफ का सबसे बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस ओपनिंग लाइन में दे देना है। तो वो सर अगर हम इसकी एक मतलब प्रैक्टिस या हम एक दिन या 2 दिन या इसके साथ ही हम एक अच्छी सी जो है ना थीसिस स्टेटमेंट भी साथ ऐड करें तो वो प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि ऐसे अब हम आउटलाइन बना रहे हैं तो साथ एक 2-3 लाइन की आप बेस्ट आउटलाइन जो सबसे बेहतरीन होगी आप सेलेक्ट करें कि जनाब ये आउटलाइन जो है ना थीसिस स्टेटमेंट सबसे बेहतर है। तो उस लिहाज से हम आउटलाइन लाइन 3-4 जो हम आप उसके बारे में इंट्रो में थोड़ा सा ऐसे बंदा स्टार्टिंग लाइन थोड़ी सी बता सकता है कि इसमें हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फेज होता है ना उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है कि इसको कैसे ठीक है। स्टार्ट करें। मैं ये जो थीसिस तो नहीं, मैं इस तरफ ओपनिंग लाइंस की तरफ मैं आने ही वाला था कि अब हमने आउटलाइन तो कर ली, हमें अंदाजा हो गया कि टॉपिक बेसिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी। अब मेन हमारा जो चैलेंज है दैट इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो है वो तभी हो सकता है जब आप करें खुद। मैं उसमें आप लोगों की इनपुट या वो मैं क्लास में ज्यादा प्रेफर इस वजह से नहीं करूंगा कि क्योंकि क्रिएटिविटी जो है ना वो फिर खत्म हो जाएगी। अगर आप में से मुझे पता है कि बहुत सारे हैं जो इसके ऊपर बड़ा शानदार इंट्रो लिखेंगे,
बट जी सर। मेजॉरिटी ऐसी है जो उसको कॉपी करेगी कि जी इसने कर लिया ना ये, बस ठीक है, पेपर में अगर ये खुदा न खास्ता आ गया तो मैं मैनेज कर लूंगा, ये कॉपी कर लूंगा। इससे जो आपका पर्सनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, एक तो पहले ही सोशल मीडिया ने हमारा जो थिंकिंग और रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है उसको बुरी तरह से डैमेज कर दिया हुआ है। दूसरा, अब हम भी ये समझते हैं कि ठीक है दूसरे ने कर लिया, उसको देख के बस मैं कर लूं। अब मैंने जो ज़हन में एक प्लान था वो ये था कि जब हमारा टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर उसी रात या वेरी नेक्स्ट डे आप इसके ऊपर इंट्रो लिखेंगे, आप सोचेंगे, ठीक। और फिर हम जब हमारा एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एक हफ्ता, तो उसमें फिर हम इस जो 6-7 टॉपिक हमने एक हफ्ते में किए होंगे उसको हम एक सेक्शन रखेंगे जिसमें हम रिवाइज करेंगे, और उसमें मैं फिर जेनेरिक अपनी इनपुट दूंगा कि इसको ओपन ऐसे किया जाना चाहिए था या ऐसे करना चाहिए था। मैं वर्ड टू वर्ड डिक्टेट नहीं कर सकता या उसके ऊपर कि मैं कहूँ कि इसने अच्छा इंट्रो किया है, सारे यही फॉलो कर लें। उससे ये जो 300 लोग हैं या 400 लोग हैं जो क्लास अटेंड करेंगे, उनकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और पेपर में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। जी सर, आप बेहतर कह रहे हैं। वो बस आइडिया मतलब कि हमने देना होता है ना कि हम जब मैंने लिख लिया है, मैंने अपनी तरफ से सुबह मैंने बैठ के लिख लिया इंट्रो, उसका जो ओपनिंग लाइन के 4-5 पहले ओपनिंग लाइन्स है ना, उस पे सिर्फ मैंने बोल के आइडिया देना है। मैंने उसको आपको सेंड नहीं करना या जो भी मैंने स्टूडेंट्स को दिखाना नहीं। मैंने बस आइडिया देना। 4-5 जो प्रोडक्टिव लोग हैं, वो आइडिया मतलब कि देंगे ना, तो हमारे पास 5 आइडिया होंगे कि हम इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं। ऐसे फिर सेल्फ जो हमारी है ना एबिलिटी इंप्रूव होगी। अब मैं इसको ठीक है, सिर्फ एक मैं एंगल से समझ रहा हूँ। सोचूंगा। हाँ, मैं सिर्फ इसको एक एंगल से सोचूंगा, फिर जो 5 लोग मुझे दिखाएंगे ना एंगल, तो वो मेरे लिए प्रोडक्टिव और मेरे लिए क्रिएटिविटी होगी कि मैं इस तरह से भी सोच सकता था इसको। बिल्कुल जी सर। ठीक। चलें। अच्छा जी, अभी हम जो मैं ज़रा जल्दी में ये मेन हमारा टॉपिक डिस्कस हो गया। टाइम काफ़ी हो गया। मैं 2 चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ। हमारा एक पाकिस्तान फेयर का मैंने टॉपिक मेंशन किया हुआ था, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो आपका 1947 तक के जो टॉपिक्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में आना या ना आना एक अलग बात है, बट जब भी कोई एग्जामिनर, एक ट्रेडिशनल एग्जामिनर पाकिस्तान फेयर का पेपर बना रहा होता है, तो उसमें सर सैयद अहमद खान को इग्नोर करना उसके लिए एक चैलेंज होता है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे सोर्सेस से करना है। मैं जो कर सकता था, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना रिकॉर्ड लेक्चर शेयर किया हुआ है, 2-3 घंटों का है, और मैंने कोशिश की हुई है कि जितना मैं सर सैयद अहमद खान को 3 घंटों में कर सकता था मैनेज, मैंने उसमें किया हुआ। तो लेकिन जब मैंने आपके पेपर चेक किए तो उसमें मुझे कुछ इश्यूज नज़र आए, और वो इश्यूज ये हैं, मैं अब वो सर सैयद अहमद खान के ऊपर दोबारा लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको जो 1 मिनट में जो आपके इश्यूज हैं कि आपका सर सैयद अहमद खान के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपका आंसर सेम ही होता है। वही आपके 90% स्टूडेंट्स का, आपने वही ट्रैक टू पाकिस्तान या सईद भट्ट की बुक या कहीं से भी जो आपके सोर्सेज हैं, या इकराम रब्बानी, आपने उससे जो हेडिंग्स हैं आपकी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, ये सर्सेस, सोशल सर्सेस, ये आप उनकी हेडिंग्स देते हैं, और उसके नीचे आप वो 5-7 जो फर्दर इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट, एमईओ कॉलेज गाजियाबाद, मुराद, तो वो सारा आप लिख देते हैं। जो मेन काम सर सैयद अहमद खान ने किए हैं, जो आगे इसकी भी प्रोडक्ट थे, या कह लें सम हो, इन सारी चीज़ों से, उसकी एजुकेशनल एक्टिविटी से रिलेटेड थे, उनके ऊपर आप कोई बात नहीं करते। तो मैंने आपको एक रीडिंग शेयर की थी एस.एम. बर्ग की, बैक इन 2008 जब मैं पढ़ रहा था सर सैयद अहमद खान पे, तो मैंने एक बुक थी एस.एम. बर्ग की, लैंडमार्क्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। तो उसमें ये चैप्टर था जो रिलेटिवली मुझे अच्छा लगा।
कि ऑल एम्ब्रेसिंग सा चैप्टर था, काफी चीजें जो दूसरी बुक्स में नहीं मिलती इसमें उसने मेंशन की हुई थी। इसलिए जब आप इसके ऊपर टॉपिक को डाइसेक्ट करें, चाहे वो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज हो, चाहे वो सोशो पोलिटिकल इकोनॉमिक सर्विसेज हो, चाहे वो सर सैयद अहमद खान एंड his contribution for two nation theory, or Sir Syed Ahmad Khan Aligarh movement, its contribution in making of Pakistan, तो कुछ जो मेन चीजें हैं वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और उन मेन चीजों में जो सबसे पहली चीज है वो टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी के साथ साथ फिर आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले दिया है सर सैयद अहमद खान ने, बैक इन 1887 1888। ठीक, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ इलेक्शन प्योर एंड सिंपल को सबसे पहले जो रिजेक्ट किया था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसी तरह जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो फर्दर फिर 1891-92 में जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई और हमने उसको उसके थ्रू सफर किया बहुत, वो सर सैयद अहमद खान विंडिकेट हुए। इसके बाद आपका जो क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग है, शिमला डेपुटेशन है, मिंटो माले रिफॉर्म्स हैं, ये सर सैयद फोर है इन सारी चीजों का। आप सर सैयद को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये आइडिया ही उस सर सैयद अहमद खान का था। और जब आपने किसी पर्सनैलिटी के ऊपर लिख रहे हो और उसकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि उसको सही एम्फसाइज करें कि देखें ये इवेंट जो है सम हो ये सर सैयद की कंट्रीब्यूशन से डायरेक्टली रेलिवेंट है। तो उसमें चाहे वो मुस्लिम लीग की क्रिएशन हो, चाहे वो शिमला डेपुटेशन हो, चाहे वो मिंटो माले रिफॉर्म्स हो, चाहे वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग हो 1913, चाहे वो आपका जो मुस्लिम लीग के दो बाद में ग्रुप बन गए थे, शफी लीग सेपरेट इलेक्टोरेट की बेसिस के ऊपर और जिना लीग, ये चीजें, और फिर खुतबा अलाहाबाद है। नेहरू रिपोर्ट में फिर सर सैयद आ जाता था दरमियान। वो जो सर सैयद 1880s में कुछ चीजें बता गया था वो बार बार सामने आ जाती थी। ठीक, और फिर इसी तरह 1937 1940, तो हर आप हिस्टोरिकल एपिसोड देखें ना अगर, और उसको सर सैयद से लिंक करें, चाहे वो अलीगढ़ एज अ नर्सरी हो लीडरशिप की, ठीक, तो चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, जितने बड़े न्यूज़पेपर्स थे उनके जितने एडिटर्स थे तो सारे सर सैयद अहमद खान के शागिर्द थे। चाहे देवबंदी मदरसा हो या अलीगढ़ हो, बड़े बड़े लोग जो इसमें थे उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन थी। उस जो मूवमेंट जनरेट हुई उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन थी। और इसी को अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिंक करके बताऊं, सर सैयद अहमद itself or himself was the product of शाह वलीउल्लाह। ठीक, और शाह वलीउल्लाह से आप उसको लिंक करें तो कितनी जो मूवमेंट थी शाह वलीउल्लाह के बाद समहाउ वो सारी रिलेट कर रही थी शाह वलीउल्लाह के साथ। तो ये जो लेगेसी होती है किसी भी बड़े इंसान की, उसको डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको लिंक करना आना चाहिए। तो आपके पेपर में ये चीजें जब रिफ्लेक्ट होंगी तो आपका पेपर डिस्टिंग्विश होगा। तो इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही तरह से समझा करें और फिर जो है उसको आंसर किया करें। ये ना किया करें कि हर बंदा सेम हेडिंग्स सेम बुलेट्स वही चीजें बार 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 और रेलिवेंस होती नहीं, फिर आपके मार्क्स कम आते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। चलें अब बस करते हैं। मैं अस्सलाम कोई वालेकुम सर, एक बात करके आए एक पॉइंट सर, लास्ट बात। एक क्वेश्चन था मेरा। अच्छा ये बोले रूबी। सर समटाइम्स ये होता है कि सब सर सैयद अहमद खान का क्वेश्चन लिखते वक्त लास्ट पे क्रिटिसिज्म का भी एक पोर्शन होता है जिसमें डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट फिलोसफर्स ने उनके बारे में जो बातें की होती हैं कि क्रिटिसाइज किया होता है बेसिकली, तो क्या वो लिखना जरूरी होता है या हम उसको स्किप कर सकते हैं?
नहीं, वो जरूरी होता है। वो बेसिकली ये चीज भी बताता है कि ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो हमने सर सैयद के बारे में कहा, तो कुछ दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वो आप दे सकते हैं। और ये क्रिटिसिज्म एक सिर्फ ये नहीं है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। बहुत सारे जो डिफरेंट राइटर्स हैं उन्होंने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी किया होता है, तो आप उन दोनों को ला सकते हैं। ठीक, क्रिटिकल एनालिसिस का सेक्शन आएगा, लेकिन उस सेक्शन में क्या होगा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट डिसाइड करेगी। क्वेश्चन बेसिकली आया होगा। अब देवबंदी मूवमेंट और सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट का कंपैरिजन आ जाए तो बिल्कुल आप दूसरे राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और वो क्रिटिकल भी हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, अभी हमारे आज ये हो गया टॉपिक। कल हम जो सोशल मीडिया वाला है, क्योंकि आपकी क्लास ऑलमोस्ट रोजाना हुआ करेगी, 5 days a week तो हुआ करेगी, तो उसमें आप बेफिक्र रहें। हफ्ते के अगर आप 5 टॉपिक भी 5 से 6 मेरे साथ कर गए तो आप अंदाजा लगाएं नेक्स्ट 60 days में तो 30+ तो ये बन जाते हैं। ठीक, तो कल हम जो भी आइंदा टॉपिक किया करेंगे उसकी सिर्फ आउटलाइन नहीं होगी, जो जुबैर ने कहा उसमें इंट्रो भी होगा। और दिस हाउस इज ओपन फॉर डिस्कशन, ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ सजेशंस। आप कुछ भी इसमें ऐड करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखें सर। वो क्या